नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने बांटे हैं नियुक्ति पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। केंद्र सरकार की हर विभाग में युवाओं को नौकरी मिली है, तो तमाम बातें कही गई है। भारत आज नई नीति और रणनीति पर चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज आपको बता दें नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी के साथ ही साथ वर्चुअली तरीके से 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो भारत सबसे तेजी से आने वाली और आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में तमाम बातें कहते नजर आए। भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देख रही है दुनिया। देश में रोजगार के नए अवसर के द्वार खोले गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए तमाम बातें कही हैं। तो रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर होता है, विपक्ष का एक मुद्दा ये भी है कि रोजगार उपलब्ध नहीं है युवाओं को, और अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने तमाम युवाओं को अब रोजगार भी उपलब्ध करा दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें, नियुक्ति पत्रों की वर्चुअल तरीके से बंटवारा हुआ। इन पदों पर जो भर्तियां हैं भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वाणिज्य और लिपिक सह टिकट, लिपिक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखपाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालयध्यक्ष, नर्स, परीक्षाविद अधिकारी, यानी कि तमाम तरह के जो पद हैं केंद्र के, जो सरकार की ओर से, उन तमाम पदों पर अब कहीं ना कहीं सरकार ने नियुक्तियां दे दी हैं। लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार, इधर रोजगार मेले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रोजगार मेले का आज चौथा पर्व था और पीएम मोदी ने 71,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत कई तरह के नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन भी किया है, उसका उदाहरण दिया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते 9 साल में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी हो गई है। आज 98% मोबाइल फोन भारत में बनते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। आज से 10 वर्षों पहले तक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नगण्य थी। पिछले 8-9 वर्षों में जो मोदी जी ने स्कीम्स बनाई, उसके कारण आज हिंदुस्तान में प्रयोग होने वाले 98% मोबाइल फोन हिंदुस्तान में बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विसेज में कुल मिला के एक अकेले सेक्टर में करीब करीब 80 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए।
और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। गौरव, देखिए साफ तौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच की नीति अपनाई गई है। यदि हम इन नियुक्तियों की बात करें, कहा जा रहा है कि कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से इनकी ट्रेनिंग होगी। जरा तफसील से बताइए गौरव। वो किसी भी सेक्टर की हम बात करें, हर सेक्टर में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा है। 2014 से अगर हम अब देखें, जिस तरीके से चाहे वो रेलवे सेक्टर की बात करें या फिर अन्य सेक्टर्स की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तमाम सेक्टर्स में भारत आत्मनिर्भर बना। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का मार गिराया गया है। आपको याद होगा कल ही यहां पर सवाल खड़े किए थे उमेश पाल के मां ने, उनकी पत्नी ने, कि अभी तक 50 दिन बीत गए हैं, लेकिन इन आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, इन्हें क्यों नहीं मारा गया। इस बीच आज एक खबर आ गई, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है, असद को मार गिराया गया है। तमाम जानकारी के साथ ब्रजेश तिवारी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। ब्रजेश, सबसे पहले जानकारी दीजिए, कैसे एनकाउंटर हुआ है, विवेक जरा बताएं। देखिए, अभी जो पुलिस के अफसर हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अतीक का बेटा असद और उसका एक साथी गुलाम मोहम्मद, ये दोनों 5-5 लाख के इनामी थे उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में, और इनका झांसी में पुलिस से एनकाउंटर हुआ है और ये दोनों मारे गए हैं। सिर्फ अभी इतनी ही जानकारी आई है कि झांसी में एनकाउंटर हुआ है और ये 2 अपराधी जो नामजद थे और जिनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम था, उनकी यूपी एसटीएफ से उनकी मुठभेड़ हुई है झांसी में, और वहां पर वो दोनों एनकाउंटर में मारे गए हैं। जो पुलिस अफसर इस टीम को लीड कर रहे थे उनका नाम है नवेंदु, डिप्टी एसपी हैं, और बिमल नाम की डिप्टी एसपी हैं, और ये एक झांसी में डिप्टी एसपी हैं और दूसरे एसटीएफ के डिप्टी एसपी हैं। इन दोनों की टीम थी जिन्होंने असद को घेरा है मुखबिर की सूचना पर, और फिर उधर से फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग में असद जो अतीक का बेटा है और उसका एक साथी गुलाम मोहम्मद, ये दोनों एनकाउंटर में मार दिए गए हैं। लेकिन सवाल ब्रजेश खड़ा ये भी हो रहा है ना कहीं कहीं विवेक, कि 50 दिन से लगभग इन तमाम आरोपियों को ढूंढा नहीं जा रहा था। कल जब हम ये कह सकते हैं कि उमेश पाल की जो मां है, उनकी पत्नी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ तौर पे कहा कि इन आरोपियों के 50 दिन हो गए हैं, फिर भी इनको पकड़ा क्यों नहीं गया। तो एक दबाव जो था कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी था। देखिए, बिल्कुल दबाव था, और 50 दिन से ये पूरी की पूरी टीम जो उमेश पाल की हत्या में शामिल थी, ये फरार चल रही थी। कभी नेपाल में इनको ट्रेस किया जाता था, कभी दिल्ली में, कभी नोएडा में, कभी कहीं पर। तो लगातार पुलिस की कम से कम 1 दर्जन टीमें ऐसी थी जो इनका पीछा कर रही थी, और फिर अब जाकर के ये कामयाबी पुलिस को मिली है। तो ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद जो कल झांसी के ही रास्ते से आया है, शायद उसके आसपास थे या उसको मॉनिटर कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे कि उनके पिता जो हैं वो ठीक से पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, और शायद इसी वजह से झांसी में वो लोग पहुंचे थे जहां पर इनका एनकाउंटर आज हुआ है। जो पुलिस की सूचना है वो ये है कि काफी अत्याधुनिक हथियार भी इस मुठभेड़ के बाद इन दोनों के पास से बरामद किए गए हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है इस पूरे केस में। अभी तक जो शूटर्स थे उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं था। जो शूटर्स की मदद करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था या पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जो शूटर थे जो उस वीडियो क्लिप में दिखे थे जिसमें उमेश पाल की हत्या प्रयागराज में की गई थी, उसमें से 2 लोग, असद और उसका साथी गुलाम मोहम्मद, ये दोनों आज पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये अब तक की इस केस में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। बिल्कुल, हम कह सकते हैं विवेक, अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक तरफ जहां अभी साफ तौर पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने कि आगे यहाँ पर इन लोगों को आगे आरोपी बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, इनको रिमांड पे लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। इस बीच यदि हम असद की बात करते हैं तो अपने दर्शकों को याद होगा कि जब आपने तस्वीर देखी थी असद अहमद की, तो फायरिंग करता हुआ फोटो आपको दिखाई दिया होगा, उसी को जब कहा गया था यही असद है। लेकिन विवेक, 6 महीने पहले ही इस अतीक के बेटे ने जुर्म की दुनिया में एंट्री की थी, कोई आपराधिक मामला इस पे दर्ज नहीं था, और अब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको एनकाउंटर पे मारा जाता है। जी हाँ विवेक, अतीक अहमद का पूरा परिवार, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भतीजा हो, भाई का लड़का हो, भाई के ससुराल पक्ष के लोग हैं, ये पूरा का पूरा लगभग 100 लोगों का परिवार है जो इस जराइम की दुनिया में प्रयागराज पर राज करता था। तो कोई भी घटना होती थी उसमें सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। ये जो घटना उमेश पाल की हत्या की गई है,
ये असद ही इसको लीड कर रहा था। और जो खबर है वो ये है कि अतीक ने अपने बेटे से कहा था तुम गाड़ी में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, लेकिन असद को न जाने क्या सूझी, या वो जोश में आ गया, या वो दिखाना चाहता था कि अभी भी हमारा आतंक प्रयाग में कायम है। केवल इस वजह से वो असद वहां से अपनी गाड़ी से निकल करके आया है और फायरिंग की है। अदरवाइज मारने के लिए जो टीम थी उसमें अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य नहीं था, असद को छोड़ के, जिसको गाड़ी में बैठकर पूरी घटना को मॉनिटर करना था और डायरेक्शन देना था। लेकिन असद जोश में उतर आया और उसकी सीसीटीवी में क्लिप आ गई। तो ये इस तरह की इन लोगों की मनोवृत्ति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी चीज का डर नहीं है। तो असद के ऊपर केस भले ही पहला ये दर्ज किया गया हो, लेकिन वो अपने बाप की सारी गतिविधियों में किसी न किसी तरह से शामिल रहता था, चाहे वो शूटर को बुलाना। अब आप अंदाजा लगाइए कि शूटर यहाँ प्रयागराज के थे, वो जाकर के मेरठ में उसके जीजा से मिलते हैं अतीक अहमद के, और वहां से पैसा लेकर के आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इनका परिवार कहा भी ये गया था ना कि असद कहीं ना कहीं नेपाल जा सकता है, नेपाल भाग सकता है। इस बीच कानपुर में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं दर्जनों शूटर्स को उनकी अगुवाई कर रहा था। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा केस देखिए, जो फील्ड पर इसको लीड कर रहा था वो असद ही था, क्यों बाकी अतीक का दिमाग और पैसा, अशरफ का दिमाग और पैसा और उनकी टीम, ये लोग तो जेल में बंद थे, तो ये लोग जेल से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन फील्ड में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था असद जो अतीक का बेटा है। तो ये इससे पहले कि वो कोई और बड़ी घटना करता या उसका आतंक प्रयाग में कायम होता। विवेक नहीं है मेरे साथ, नीरज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज देखिए, बहुत बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था अतीक का बेटा असद को मार गिराया गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये घटने पूरी उमेश पाल की जो घटना हुई, इसको 1.5 महीने का वक्त लग चुका है। तब से लगातार एसटीएफ अतीक अहमद के बेटे असद और जो तमाम शूटर्स हैं, गुलाम हो, साबिर हो, इन सब के पीछे थी। और आज एक बड़ी कहा जाए कि आज बहुत बड़ा दिन है एसटीएफ के लिए, जब असद का एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा जो गुलाम था, जो कि एक जो दुकान थी उसके अंदर टोपी लगाकर जो शूटर दिख रहा है वही गुलाम है, उसकी भी आज इनकाउंटर हुई। और झांसी में ये पूरा जो एसटीएफ है उसने इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया। बताया जा रहा झांसी से वो कहीं और भागने की फिराक में था, चूंकि इस बार जो उमेश पाल का ये पूरा हत्याकांड हुआ था उसको पूरा अगर लीड किसी ने किया था ग्राउंड पर तो असद ने किया था। असद खुलकर वहां दिख रहा था कि किस तरह से वो पिस्टल से गोलियां चला रहा था। और हालांकि अतीक अहमद और अशरफ बार बार कह रहे थे कि उनका इस मामले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सभी हत्यारों के जो चेहरे थे वो बेनकाब कर दिए थे। और तब से लगातार एसटीएफ उन सभी कातिलों के पीछे थी जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, सबकी पहचान हो गई थी। पहले एक इनकाउंटर में जो ड्राइवर था वो मारा गया, उसके बाद उस्मान नाम का जो शूटर था वो मारा गया, और अब 2 लोग और। बिल्कुल नीरज, देखिए जिस तरीके से हम टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि 50 दिन हो गए थे, एक दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस थी, एसटीएफ था। कल जिस तरीके से उमेश पाल की मां सामने आई, उनकी पत्नी सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ तौर पे कहा कि प्रदेश में चल क्या रहा है, मेरे बेटे के जो हत्यारे हैं अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बाद ये दबाव जो था पुलिस में बहुत बड़ा था, और ये अब एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए कही जाएगी। नीरज जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया था कि इस तरह के जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कल जिस तरह से अतीक अहमद, आप देखिए बिल्कुल गाड़ी के अंदर भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ था, और उस माफिया का खौफ कितना रहा होगा 40-42 साल में। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य का, यानी कि उसके तीसरे नंबर के बेटे असद को इनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया है। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी उपलब्धि एसटीएफ के लिए भी है। और खास तौर पर जो संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि 0 टॉलरेंस की नीति, उसी पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। और जो और भी अन्य शूटर, जो 5-6 और शूटर हैं, उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। और एसटीएफ के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके भी पीछे एसटीएफ की टीम लगी हुई है, और इनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई आने वाले वक्त में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बिल्कुल नीरज, जिस जगह एनकाउंटर हुआ है कहाँ, कब से छुपा हुआ था, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या जगह जगह वह बचता फिर रहा था, अपनी जगह उसने बदली? अभी तक कोई जानकारी आपके पास लग पाई?
जी देखिए, जब प्रयागराज का शूट आउट किया असद ने, उसके बाद वो सीधे भागता है मेरठ में वो उसने पैसे की व्यवस्था की। जो उसके फूफा वहाँ रहते थे, जो इस समय अरेस्ट हैं, वहाँ से लेकर वो दिल्ली गया। दिल्ली के बाद वो पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों पर उसकी लोकेशन लगातार मिलती रही। अब देखिए वो कितना शातिर था। जिस समय उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसने अपना मोबाइल और अपना ATM। नीरज, इतनी अहम जानकारी आप यहाँ पर साझा कर रहे हैं, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का वाला बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने संसद के भीतर एक साफ मैसेज माफियाओं को देने की कोशिश की थी कि अगर किसी ने भी गुंडागर्दी की या फिर किसी ने भी माफिया बनने की कोशिश की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं उस बयान को कल हमने अतीक को दोहराते हुए भी सुना। अतीक ने कहा कि माफियागिरी पहले ही मिट्टी में मिल गई थी, अभी तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। लेकिन क्या कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कैसे सारे माफियाओं को साधने की कोशिश में ये एक संदेश, ये एक मैसेज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, वो आपको सुनवा देते हैं। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर अपराधी। तो साफ तौर पे आपने सुना कि सीएम योगी ने कहा है कि मिट्टी मिला देंगे। वो बयान कैसे भूला जा सकता है? और ये पहली बार ही हम कह सकते हैं निदा ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर कार्रवाई की हो किसी, क्योंकि इतने मामले 100 मामले उसके ऊपर चल रहे थे और उसके बाद अब उसके बेटे को गिराया गया। यानी कि कुल जिस तरीके से वो कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा तो वर्चस्व पहले ही खत्म हो गया था, मिट्टी मिला दिया गया था, लेकिन अब वाकई में ऐसा हो रहा है। नीरज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीरज, हम सवाल लगातार यही कर रहे हैं, योगी के इस राज में अब माफिया जो हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, डरना होगा और इसके बाद उनको मरना होगा। जी बिल्कुल, देखिए कानून का डर होना बहुत जरूरी है और ये पहली बार है जब किसी माफिया के परिवार के उस सदस्य जो गोली चलाता हुआ, हत्या करता हुआ दिखा है, उसको इनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि इसके पहले भी इनकाउंटर होते रहे, लेकिन जो उनके गुर्गे होते थे, जो शूटर्स होते थे, उनके इनकाउंटर तो हो जाते थे, लेकिन जो मेन माफिया होता था उसको आसपास भी जरा सा भी उसको दिक्कत नहीं होने दी जाती थी। या तो वो जेल से बैठकर अपना पूरा काम करता था या साजिश रचता था, या फिर जेल के बाहर उसके गुर्गे काम करते थे, बाद में उनका इनकाउंटर होता था। लेकिन ये पहली बार है जब सीधी चोट एक उत्तर प्रदेश के उस बड़े माफिया जिसका 40 साल से ज्यादा पुराना आपराधिक इतिहास था, उसने जिस तरह से उमेश पाल की हत्या करी, ऐसे बड़े बड़े तमाम हत्याकांड में उसका नाम आया। और इस बार उसके बेटे ने जिस तरह से CCTV कैमरे के सामने हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गया, आज का वो दिन है और आज अतीक अहमद के लिए सबसे बुरा दिन कहा जाएगा। बिल्कुल। जब नीरज यहाँ पर एक बात अभी याद आ रही है। देखिए, अगर हम असद की बात करें, यहाँ पर अतीक का क्या इतिहास रहा है या बैकग्राउंड क्या रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन असद कैसा था? क्योंकि अगर असद की माँ की हम बात करें, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें शाइस्ता साफ ये कहती हुई नजर आ रही थी कि क्या कहते हैं, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और आपने मेरे बेटे से ये काम गलत करवाया। अतीक से वो पूरी बातचीत का ऑडियो था। लेकिन अगर इस असद की बात करें, अतीक के बेटे इस असद की, तो कहा यह जाता है इस असद के बारे में कि जैसे बाप का तो जिले में राज चलता था, लेकिन बेटा जब स्कूल में भी पढ़ाई करता था तो स्कूल में वो इतनी हटगर्दी करता था वहां पर, और पूरी तरीके से आतंक जो था वो असद ने अपने स्कूल में मचा रखा था। अगर कोई टीचर, कोई छात्र उसके खिलाफ कुछ भी कह देता था या उसकी बात पूरी नहीं होती थी तो वो उनकी भी पिटाई कर दिया करता था। कहीं ना कहीं समझा जाए कि वो उसके अंदर ये हनक और ये सनक पहले से ही थी, बचपन से ही थी कि मैं एक माफिया का बेटा हूं।
जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिसमें से 2 जेल में हैं जो बड़े बेटे हैं, और जो तीसरे नंबर का बेटा है असद इस समय इनकाउंटर में मारा गया है। जो तीनों बेटे हैं ये काफ़ी रसूखदार अपने आप को समझते थे। आप देखिए तमाम वीडियो भी वायरल हुए जिसमें जो इसके परिवार के बच्चे हैं वो पिस्टल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो पिस्टल जो अतीक अहमद का भाई है अशरफ वो देता है, यानी कि ट्रेनिंग दे रहे थे। और अतीक अहमद के जिस तरह से कार्यशैली है वो लॉन्च करता है, जैसे कोई बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर या बड़ा हीरो अपने बच्चों को लॉन्च करता है, वैसे ही अतीक अहमद भी सबसे पहले उसने अपने आप को लॉन्च किया, फिर अपने पिता जो फिरोज हैं उनको लॉन्च किया एक हत्या के मामले में, फिर अशरफ को राजूपाल की हत्या में लॉन्च किया, और अब उसे लगा कि जब वो जेल में रहेगा और उसका रसूख खत्म हो जाएगा, उसके पहले रसूख खत्म हो, उसने अपने बेटे को लॉन्च किया इस हत्याकांड में। दिन दहाड़े उसे पता था सीसीटीवी कैमरे में उसके बेटे की भी तस्वीर आएगी, लेकिन बेखौफ निडर उसे ये लगता था कि पिछली सरकारों की तरह या पिछले जो उसके पुलिसकर्मी साथी हैं उनकी मदद से इस बार भी वो बच जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार उत्तर प्रदेश में वक्त बदला है, बिल्कुल वक्त बदला है, सरकार बदली है, और बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज हम ये कह भी सकते हैं जब उसको लगा कि मेरे तमाम भाई जेल में हैं तो अब मैं पूरी गैंग को संभाल लूंगा, और जैसे ही कहा गया था, मैं संवाददाता भी बता रहे थे कि विवेक ने भी कहा था कि उसको मना किया था अतीक ने कि आप बाहर मत निकलना, लेकिन उसके बावजूद वह सामने कैमरे के आता है, अपना चेहरा दिखाता है, यानी कि अपने आप को खुद लॉन्च करने की तैयारी में था कि मेरे भाई जेल में, अब आगे कमान मैं संभालूंगा। एक बार फिर से गुंडा राज यहां पे कायम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में उसकी थी। बिल्कुल, देखिए इनका जो कारोबार है वो वसूली का होता है। तमाम व्यापारी तभी पैसा देते हैं जब एक डर होता है, और वही डर का साम्राज्य पिछले 42 सालों से लगातार चल रहा था। सरकारें आई, सरकारें गई, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आए और गए, ट्रांसफर होते गए, और जिसने भी अतीक के ऊपर उंगली उठाई उसका ट्रांसफर हो गया। बड़ी बड़ी जांचों से वो आराम से निकल जाता था, लेकिन इस बार भी उसे यही उम्मीद थी कि इस बार भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पुलिस थाने जाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए कम से कम 2 दर्जन पुलिसकर्मी हटाए गए जिनको बारे में ये पता चला ये कहीं ना कहीं अतीक अहमद की मदद करते थे, तो कितना रसूख था उसका। लेकिन आज वाकई में वो रसूख मिट्टी में मिला गया है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ। नीरज, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसटीएफ ने झांसी में लोकेशन मिलने के बाद एनकाउंटर किया है, तो एसटीएफ को लोकेशन कैसे मिली, क्या कब से ये यहाँ पर झांसी में रह रहा था, इस बारे में वहां के लोगों से कोई बातचीत करके उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई? जी देखिए, एसटीएफ के जो हमारे सोर्स है कि एसटीएफ की 12 से अधिक टीमें छोटी छोटी टुकड़ियों में तमाम ऐसे राज्यों में लगातार नजर रखी थी जहां पर वो जा सकता था या उसके जाने की कंडीशन थी। उसने अपना जो मोबाइल फोन था वो छोड़ दिया था और अपने कुछ साथियों उसके मोबाइल से वो बातें करता था या किसी से मांग कर बात कर लेता था। तो इस आधार पर उसके लिए बिहार और मध्य प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली, मेरठ, तमाम जगहों पर जाल बिछाया था। लेकिन ये था कि वो झांसी पहुंचा और झांसी से मध्य प्रदेश के रास्ते वो भाग सकता था। आप भी कल देखिए जो अतीक अहमद के आने का रास्ता था वो भी मध्य प्रदेश और झांसी होते हुए आया था, तो उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस रास्ते से वो आसानी से भाग सकता है, क्योंकि अब पुलिस की जो सुरक्षा है कल अतीक अहमद के आने के बाद कम हो जाएगी, इससे वो भाग सकता है। तो उस रूट को पकड़कर वो मध्य प्रदेश और उसके बाद बाहर निकलना चाहता था। लेकिन एसटीएफ के तमाम अधिकारी हर जगह पर अपना जाल बिछाए थे और उसके बाद असद और गुलाम ये दोनों पुलिस मुठभेड़ में आज नीरज। और अगर उस ऑडियो का जिक्र हम करें जिसमें शाइस्ता अतीक से बातचीत करते हुए रो रही है और कहती भी नजर आती है कि आपने मेरे बच्चे का गलत इस्तेमाल किया है, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा था, लेकिन अतीक जवाब देता है उसको और कहता है कि नहीं, मेरे बेटे ने शेरों वाला काम किया है। आज यही शेर कैसे गीदड़ की मौत मारा गया, बाकी और माफियाओं के लिए कितना बड़ा सबक। देखिए, अपराध के बड़े बड़े शेर इस समय ढेर हो रहे हैं। आप देखिए पिछले अगर हम 6 सालों की बात करें तो 182 इनकाउंटर में ऐसे तमाम शेर जो अपने आप को बनते थे वो ढेर हो गए हैं। हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जताया कि आप उत्तर प्रदेश में अपराध छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में माफियागिरी छोड़ दिए, वरना वही अंजाम होगा जो अंजाम आज झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम का हुआ है। अभी यही खत्म नहीं होती चीजें, अभी 6 से 7 और
लोगों के पीछे एसटीएफ लगी हुई है, जिन जिन का भी चेहरा उस सीसीटीवी में कैद है, उन सबका अंजाम यही होना है। ये साफ तौर पर संदेश उत्तर प्रदेश पुलिस को संदेश भी दे दिया गया है नीरज, और ये भी कह दिया गया जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर था, साफ तौर पे कह रहा था कि सरेआम उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया, सरकार क्या कर रही है। तो अब कम से कम विपक्ष के लिए भी करारा तमाचा है।